जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, फिर आंसर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पेपर से ही देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है ना, क्या है? व्हाट हैपेंड टू द इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन टू कोहेरेंट सोर्सेस आर इनफाइनाइटली क्लोज एंड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब व्हाट हैपेंड टू the interference pattern when two coherences are infinitely close। बहुत पास पास अगर इंटरफेरेंस पैटर्न हो, व्हाट हैपन, क्या होगा जब इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत इनफाइनाइटली क्लोज, इतनी पास पास हो कि जो है उनको अलग नहीं किया सकते, मतलब बहुत पास पास। और दूसरा फार अपार्ट फ्रॉम, और दूसरी कंडीशन में क्या हो, बहुत दूर हो। क्या क्या होगा जब एक बार बहुत पास हो और एक बार क्या, फार अपार्ट, दूर दूर। जब पास होगा तब क्या होगा, जब दूर होगा तब क्या होगा, जब पास होगा तब क्या होगा, जब दूर होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पास के लिए कंडीशन क्या है, जब बहुत पास होगा तो उसकी कंडीशन ये आएगी व्हेन डी इज वेरी स्मॉल, तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, बीटा। फ्रिंज विड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ, ये क्या है, फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। तो व्हेन डी इज वेरी स्मॉल, तो इन्वर्सली पावर डी, तो बी क्या है, बीटा विल बी वेरी लास्ट, तो बीटा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड ए सिंगल पाथ विल ऑक्यूपाई द होल फील्ड ऑफ द व्यू, हेंस पैटर्न कैन नॉट बी सीन। तो क्या होगा, जो पैटर्न होगा वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर बहुत पास पास होगा तो पैटर्न हमें दिखेगा नहीं, ठीक है ना। क्या, व्हेन डी इज वेरी स्मॉल, बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, क्या है ये, बीटा विल बी वेरी लार्ज, क्या होगा, बीटा बहुत ज़्यादा होगा। एंड अ सिंगल पाथ विल ऑक्यूपाई द होल फील्ड ऑफ व्यू, हेंस पैटर्न कैन नॉट बी, तो पैटर्न नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में जब अपार्ट होगा तब क्या होगा, व्हेन सोर्सेस आर फार अपार्ट, दैट इज डी इज वेरी लार्ज। इसका मतलब सोर्सेस क्या होंगे, बहुत दूर होंगे, तो डी क्या होगा, बहुत क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। क्या, व्हेन सोर्सेस आर फार अपार्ट, दैट इज डी इज वेरी लार्ज, देन क्या है, विड्थ विल बी सो स्मॉल दैट दी फ्रिंजेस आर कैन नॉट रिजॉल्व एंड कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। इसका मतलब इसमें जो फ्रिंज बनेगा इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं। फ्रिंजेस आर क्या होगा, स्मॉल दैट, जब क्या होगा, विड्थ क्या होगा, स्मॉल होगा, दैट फ्रिंजेस आर नॉट रिजॉल्व एंड कैन नॉट, रिजॉल्व करके उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब फ्रिंज को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे और उसको सेपरेटली हम सीन नहीं कर सकते जब फार अपार्ट होगा। और जब बहुत क्या होगा, पास हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक ही पाथ दिखेगा पर एक ही पाथ, और इसमें क्या होगा कि हम रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अगर हम क्या कर दे, बहुत दूर दूर रख दे। तो ये दोनों कंडीशन हमारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये पेपर का 2013 में जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। तो हम लोग इस तरीके से जो है एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिएगा आप ध्यान से। 23 क्या है देखिएगा आप, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, देखिए पेपर में दिख रहा है पेपर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा ध्यान से देख लिए, क्योंकि टाइम लिखने में चला जाए, इसलिए पेपर में ही डायरेक्ट देखिए। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या है, व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। 23 क्वेश्चन। दूसरा क्या है, डिफाइन द टर्म मास डिफेक्ट क्या होता है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। हाउ इज़ रिलेटेड, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगा, हाउ इज़ रिलेटेड, कैसे न्यूक्लियस के लिए स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। पहले क्या है, व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, राइट इट्स वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड डिफाइंड टर्म मास डिफेक्ट एंड हाउ इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए क्वेश्चन का आंसर मैं सामने लिखा हूँ, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं किसी आइसोलेटेड एटम से। अगर हम एलिमेंट के आइसोलेटेड ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं, कोई एलिमेंट है अगर उसके इलेक्ट्रॉन को हम जब रिमूव करते हैं तो जितनी मिनिमम एनर्जी की हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी हमें रिक्वायर होती है उतनी उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, आया समझ में, आया समझ में। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ऐसे केमिस्ट्री में भी डिफिनीशन ढेर सारे, आयनाइजेशन क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड एटम इज नोन एज आयनाइजेशन। हाइड्रोजन के लिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो एक मार्क्स में हाइड्रोजन 13 पॉइंट कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हाइड्रोजन एटम के लिए जो है। उसमें आगे क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम के लिए मिनिमम जो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसकी होती है, आयनाइजेशन की, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा इसी में आर करके क्वेश्चन जो दिया था वो क्या था देखिएगा, तो था डिफाइन टर्म मास डिफेक्ट इन रिलेटेड हिस्ट्री। मास डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का है, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। एक्चुअल मास क्या है न्यूक्लियस का, ठीक है, ये एक्चुअल मास हो गया, एंड द सम ऑफ मासेस और सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एक्चुअल मास और सम ऑफ मास क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल मास क्या होगा वो, और न्यूक्लियस का जितना मास होता है, मासेस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जितना मास होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, मास डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको डेल एम से नोट किया था, ऐसे डेल एम से नोट करते हैं। ठीक है, ग्रेटर द मास डिफेक्ट, देखिए ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। अगर मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। मास डिफेक्ट कितना होगा, ज़्यादा होगा, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। एंड द न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल, और न्यूक्लियस उतना ही क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब ग्रेटर द मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी द बाइंडिंग एनर्जी एंड द न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। तो न्यूक्लियस क्या होगा हमारा, उतना स्टेबल हो जाएगा। तो ग्रेटर मास डिफेक्ट होगा, जितना मास में डिफेक्ट आएगा उतना ही हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी, और इस जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, और इसमें क्या दिया है कि मास डिफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली अगर लिखते हैं हम तो मास डिफेक्ट यही नीचे वाला आ गया, मास डिफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होगा। तो पहला है आयनाइजेशन एनर्जी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन या रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेशस, क्या है, एटम ऑफ एलिमेंट। और हाइड्रोजन का जो है कितना जो है वो होता है आयनाइजेशन एनर्जी, तो होता है कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। और इसी डिफिनीशन को और बता सकते हैं, n इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दें वो ये भी होता है कि हमारा आयनाइजेशन एनर्जी में n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इनफाइनाइट के लिए। और ये इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोजन। इसमें क्या है कि मास डिफेक्ट जितना, मास डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मास और
ऑफ द न्यूक्लियस एंड सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअल मास कितना न्यूक्लियस का होगा और अगर ऐड करेंगे तब न्यूक्लियस का मास कितना होगा, उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा मास डिफेक्ट। ग्रेटर द मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी, मतलब मास डिफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारा क्वेश्चन का 2 मार्क्स का है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, पूछा क्या है, ड्रा एनर्जी बैंड डायग्राम। क्वेश्चन है, देखिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिएगा ध्यान से। दिया ड्रा एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टी ग्रेटर देन क्या होगा, ओके मतलब 0 डिग्री केल्विन। एक तरह से क्या दिया है, ड्रा एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी टेम्परेचर और केल्विन। देखिएगा तो हम लोग का जो एनर्जी डायग्राम है क्या, ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। तो देखिए एनर्जी, देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। ये बैलेंस बैंड है, क्या है ये, ईवी का मतलब होता है बैलेंस बैंड और ईसी का मतलब कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप, ये क्या है एनर्जी गैप, ये बैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड और ये एनर्जी गैप होता है और ये एनर्जी का जो है लास्ट वैल्यू। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच में गैपिंग जो है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में, कितना है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर और ऐसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो है जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पर भी लगभग इक्वल है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप होती है यहाँ 0.10 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, तो 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड ये हो गया हमारा, ठीक है, ये बैलेंस बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए लगभग इक्वल है। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हमको एनर्जी चाहिए, इसमें थोड़ी सी कम, मतलब यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत थोड़ी कम है, यहाँ पे सेम वैल्यू ऐसे ही है। फिगर में इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हमारी जो है इसका जो है 0.01 यहाँ पे होगा, इसका 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ होगा। इसमें जो है कंडक्शन बैंड में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन रखना या 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें लगभग इक्वल होगा। और यहाँ बीच में ये जो हमने ऐसे दिखा ये खाली होगा, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है होल्स होंगे, तो ये होल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बना लेंगे। 2 मार्क्स का ये फिगर है, तो आगे हम इस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन का फिगर है ये, ठीक है, आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 25 देखते हैं, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है 25। तो आइए पेपर से हम लोग पढ़ लेते, फिर आगे देखते हैं क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन रीजन। क्या है, अ पीएन जंक्शन डायोड इज डैमेज बाय स्ट्रांग करंट। अगर पीएन जंक्शन डायोड में स्ट्रांग करंट फ्लो कर देंगे, बहुत हाई करंट फ्लो करेंगे तो डैमेज हो जाता है, ठीक है, आंसर देना। और क्या, इम्प्योरिटी आर एडेड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर इंट्रिंसिक जो है सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तब क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या कैसे है। सबसे पहले है कि हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, पीएन जंक्शन डैमेज, स्ट्रांग करंट ब्रेक देने से पीएन जंक्शन क्या होता है, कैसे ब्रेक हो जाता है। तो देखिए, ड्यू टू स्ट्रांग करंट अ जंक्शन डायोड गेट हीटेड एज रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम क्या करेंगे, लार्ज करंट देंगे, ठीक है, तो जंक्शन डायोड क्या करेगा, हीट करेगा और लार्ज नंबर आप जो है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब कोई चीज़ हीट होता है तो क्या होता है, उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाईली ब्रेक करेगा एंड ब्रोकन
एंड द जंक्शन, तो इसलिए क्या होगा, उसका जंक्शन क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, मतलब जंक्शन ही क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा एक तरह से। तो अगर डैमेज क्यों होता है तो इसका रीज़न यही है, जब हम क्या करेंगे सेमीकंडक्टर में करंट हाई कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि हीटिंग होगी तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। कोवैलेंट बॉन्ड अगर लिमिट से ज़्यादा कर जाएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, जंक्शन ही क्या हो जाएगा, जंक्शन हमारा डैमेज कर जाएगा। डैमेज मतलब पिघल जाएगा एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं। जब दो वायर सटता है तो देखते क्या होता है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तो ब्रेक करता है, पर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो डैमेज हो गया। ठीक है, दूसरा क्या इसमें क्वेश्चन है, देखिएगा सेकंड है इम्प्योरिटीज़ आर एडेड। अगर इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे से इंट्रिंसिक में क्या होगा, डिलिबरेट एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी एटम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज द कंडक्टिविटी। मतलब डिलिबरेट मतलब एक लिमिट तक अगर हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक लिमिट तक, तो क्या करेगा वो, करंट को कंडक्टिविटी इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी एंड इज सटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्योंकि हम क्या करेंगे, कुछ उपयोगी चीज़, कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी बढ़ा के ऐड करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम क्या होगा, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री जो है होल्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा, हाई करंट फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन है डिलिबरेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, हाई इम्प्योरिटी अगर ऐड करेंगे एटम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज इस कंडक्टिविटी एंड इट्स सटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बनाने में क्या हो जाएगा, हमारा यूजफुल हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर इम्प्योरिटी नहीं ऐड करेंगे तो जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम नहीं बना सकते। ठीक है, और एक तो ये भी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ देयर लो कंडक्टिविटी की वजह से भी यूज किया था। ठीक है, लो कंडक्टिविटी होती है स्टार्टिंग में, क्या होगा, लो का इम्प्योरिटी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, तो इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करेंगे तभी क्या करेगा ये, तब ये कंडक्टिविटी इसका जो है इंक्रीज करेगा, तब उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम स्टार्टिंग में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, पर जैसे इसमें इम्प्योरिटी ऐड करने कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी, जिसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। तो चलिए आज तक के लिए, फिर आगे हम लोग 3 मार्क्स से क्वेश्चन है। ओके।